नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह 12वां एपिसोड है जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा सारा वीडियो जो बना है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो लिंक के माध्यम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाए हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है मुन्नी कुमारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादी जी के नाम पर खरीदगी ज़मीन थी, जिस ज़मीन में से आधा मेरे चाचा जी ने चुपके से चोरी छुपे दूसरे आदमी को आज से 2 साल पहले बेच दिया। अब क्या दादी जी पुनः उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकती हैं? मुझे उत्तर में कहना है मुन्नी कुमारी जी, सेक्शन 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि जो संपत्ति महिला के नाम पर खरीदी हुई है वह संपत्ति की वह महिला खुद मुख्तार मालकीन है। चूँकि यह संपत्ति आपके दादी जी के नाम पर खरीदी हुई थी, यह संपत्ति दादी जी के है। दादी जी के जीवन काल में या उनका बिना अनुमति से दूसरा कोई उस ज़मीन को बेच नहीं सकता। चूँकि आपके दादाजी ने आज से 2 साल पहले चोरी छुपे उस ज़मीन को तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, वह रजिस्ट्री कानूनन अमान्य है और वह शून्य है। आपके दादी जी सिविल कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्री कैंसिलेशन सूट दायर करेंगे, जो धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत होगा। वह रजिस्ट्री अमान्य हो जाएगा और उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विमलकांत मिश्रा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति का जो जमीन था वो 40 साल पहले किसी दूसरे को बेच दिया, लेकिन उसमें उसका प्लॉट नंबर गलत था, लेकिन चौहद्दी सही थी। जो खरीदार था वह चौहद्दी के अनुसार जमीन पर कब्जे में था और पुनः वह खरीदार तीसरे व्यक्ति के हाथ से वह जमीन बेच दिया, लेकिन चौहद्दी के अनुसार वह खरीदार भी जो तीसरा खरीदार था उस जमीन का बेच रहा है। लेकिन अब उस तीसरे व्यक्ति को यह पता लगा कि इसका प्लॉट नंबर गलत है, तो अब वो क्या करे, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है, प्लॉट नंबर कैसे सही हो सकता है? विमलकांत मिश्रा जी, इसके लिए जो अंतिम खरीदार है वह व्यक्ति पहले जो जमीन के ओरिजिनल विक्रेता थे, ओरिजिनल मालिक थे, उनको अगर वो स्वर्गवास कर गए हैं तो उनके वारिसान को पार्टी बनाते हुए सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 26 के अनुसार मुकदमा करें, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ डीड है। वहां पर जो जमीन विक्रेता है उसके मूल खतियान को देख करके रजिस्ट्री में न्यायालय प्लॉट नंबर सुधारने का आदेश दे सकता है। चूंकि आपकी रजिस्ट्री का चौहद्दी सही है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है मनोज तिवारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि मेरी दादाजी आज से 30-40 साल पहले अपना हिस्सा जो ज़मीन में उनको मिला था पैतृक संपत्ति में, उन्होंने मेरे बड़े पापा जी के नाम से लिख दिया। क्या उसमें अब मेरा हिस्सा हो सकता है? मेरे दादाजी से जो मेरे पापा जी बड़े पापा रजिस्ट्री करवाए हैं, क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? मनोज तिवारी साहब, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आदमी अपना हिस्सा पैतृक संपत्ति से निकाल कर बिक्री करता है तो वह पूरे हिस्से का अपना मालिक है। आपके दादाजी भी अपना हिस्सा निकाल करके उस संपत्ति में आपके बड़े पापा को बेच दिए, इसीलिए वो सही है और रजिस्ट्री मान्य है। वो रजिस्ट्री अब कैंसिल नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है राजन यादव जी का। इन्होंने कहा, मैंने एक ज़मीन बेचा जिसका खतियान में 2 बीघा है, लेकिन नक्शा पर 2.5 बीघा है। अब वह व्यक्ति जो खरीदा है वह नक्शा से 2.5 बीघा ज़मीन की मांग कर रहा है। दोनों में से किसका क्षेत्रफल सही होगा, खतियान का या नक्शा का? उत्तर में मुझे कहना है राजन कुमार जी, खतियान का क्षेत्रफल सही नहीं होता, नक्शा का क्षेत्रफल ही सही होता है, रकबा सही होता है। ऐसी मान्यता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में दी। यानी नक्शा के अनुसार ही ज़मीन नापी जाएगी और उसी के अनुसार आप ज़मीन पर कब्जे में रह सकते हैं, उसी के अनुसार विक्रेता को ज़मीन मिलेगा। अगला प्रश्न है विकास जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे चाचा जी 1998 में अपना आधा हिस्सा ज़मीन में जो था वो बेच दिए। खरीदार ज़मीन पर आधा हिस्सा पर ही काबिज था, लेकिन अब वो खरीदार मांग कर रहा है कि हमारी रजिस्ट्री आधा से ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़मीन आधा से ज़्यादा दिया जाए। अब इसमें क्या होगा, क्या वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? विकास जी, आपको सिविल कोर्ट में जाना है, उस ज़मीन खरीदार पर एक सिविल कोर्ट में मुकदमा करना होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31 के अंतर्गत जो डीड कैंसिलेशन सूट का मुकदमा है, इसके अंतर्गत में जो आधा ज़मीन आपके चाचा जी का हिस्सा था वही हिस्सा उस खरीदार को मिलेगा। आधा से ज़्यादा जो भी हिस्सा का वो मांग कर रहा है उतना हिस्सा न्यायालय निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए जो बचा हुआ आधा से ज़्यादा है वह उसका खरीदगी नाजायज। चूँकि आपके दादाजी अनपढ़ थे, इस डिफेंस को भी आप अपने केस में जरूर लेंगे।
अगला प्रश्न है देवेंद्र कौर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पति की 2 शादी थी। पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद जिस पहली पत्नी से एक बेटा और एक बेटी थी, मुझसे उन्होंने दूसरी शादी की। मुझे कोई बाल बच्चा नहीं है। पहले पत्नी का बेटा अब कहता है, देवेंद्र कौर जी को कहता है कि इनका कोई हिस्सा अब इस ज़मीन में नहीं है, पिताजी उनको दे दिए, अब इनका कुछ नहीं है। मुझे उत्तर में कहना है, देवेंद्र कौर जी आप सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा अपने पति के पूरे संपत्ति पर करें, जिसमें आप अपने पति के पूर्व पत्नी के जो बेटा और बेटी हैं 2, उनको प्रतिवादी बनाएं। विचारण के बाद न्यायालय जो है उस मुकदमा के विचारण के बाद 1/3 हिस्सा पूरे संपत्ति में से आपका निकाल के अलग कर दिया जाएगा। 1/3 हिस्सा ही उस बेटे का होगा और 1/3 हिस्सा उनके बहन यानी बेटी का होगा। अगला प्रश्न है सदा हक साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति के पास 57 डिसमिल जमीन था। उन्होंने 1948 में अपने ज़मीन में से 16.5 डिसमिल बी को बेच दिया। पुनः 1964 में वही व्यक्ति जिसका वो ज़मीन था 57 डिसमिल, वही व्यक्ति ने सी आदमी के हाथ से 54 डिसमिल ज़मीन बेच दिया। दोनों का रसीद कट रहा है। अब क्या वो ज़मीन, अधिक ज़मीन किसे मिलेगा? अधिक ज़मीन नहीं है, मेरा कहना है उत्तर में सदा साहब अधिक ज़मीन नहीं है। पहला खरीदार है 16.5 डिसमिल का, वो 16.5 डिसमिल पर दाखिल काबिज रहेगा। उसका रजिस्ट्री और उसका जो म्यूटेशन है वो वैलिड है। लेकिन दूसरे वाले जो सी ने खरीदा उस ज़मीन को 54 डिसमिल, वो गलत था। चूँकि 16.5 डिसमिल ज़मीन बेचने के बाद ज़मीन विक्रेता जिसे आपने ए कहा है, ए के पास मात्र 41.5 डिसमिल ज़मीन ही बचा था, अतः ए अब 41.5 डिसमिल ज़मीन का ही बिक्री कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में सी के द्वारा जो रजिस्ट्री कराया गया है उसमें 41.5 डिसमिल के बाद जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत में डीड का पार्ट कैंसिलेशन मुकदमा करना होगा। जो दस्तावेज का पार्ट कैंसिलेशन है 41.5 डिसमिल ज़मीन से जो ऊपरी ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है उस ज़मीन को कैंसिल कर दिया जाएगा और पुनः वह ज़मीन बी का ही रहेगा। अगला प्रश्न है अमरीश राणा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक ज़मीन बेची थी, खरीदने वाला ने मुझे चेक से पेमेंट दिया था, लेकिन वह बैंक से क्लियर नहीं हो सका, वह चेक बैंक से क्लियर नहीं हो सका। इसी बीच ज़मीन बेचने वाला स्वर्गवास कर गया। पुनः मैंने उसके बेटा से कहा कि तुम्हारे पिता का दिया हुआ चेक क्लियर नहीं हुआ बैंक से, तो उसके बेटा ने दूसरा चेक दिया, वह चेक भी बैंक से क्लियर नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? अमरीश राणा साहब, रजिस्ट्री कैंसिल ही होगी, चूँकि विक्रेता को ज़मीन का कीमत न दिया जाना यह एकदम सुसंगत आधार है, रिलेवेंट ग्राउंड है रजिस्ट्री कैंसिल होने का। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 के अंतर्गत में मुकदमा करें और उस धारा 33 के अंदर में यह बात कही गई है कि जब ज़मीन विक्रेता को ज़मीन का कीमत न मिले तो इस धारा के अंदर वह ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करा सकता है। आपकी की हुई रजिस्ट्री नन पेमेंट के अभाव में कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, यहीं पर मेरा प्रश्न उत्तर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो बने आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त यार लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अगर इस तरह की कानूनी समस्या से पीड़ित हैं तो न्यायालय में जाकर अपना निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।